हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक विद प्रियम। और क्लास सिक्स के चैप्टर फोर टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपकी सारी स्लाइड्स छोटी छोटी सी काफी सारी नहीं, मतलब कम स्लाइड्स हैं। और जिसके थ्रू मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। चैप्टर को मैंने बहुत ही इजी वे में रखा है ताकि चीजें आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि वहाँ पे उसका डाउट का जो है सॉल्यूशन दे दूँ, आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। तो ये चैप्टर जो है हमारा टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में है, यानी कि किस तरीके से टाइमलाइन के थ्रू हम पढ़ेंगे कि टाइमलाइन क्या होती है। तो किस तरीके से टाइमलाइन के थ्रू और हिस्ट्री के कुछ-कुछ एविडेंस, यानी कि हमें कुछ सोर्सेस मिलते हैं, यानी कि पुराने ज़माने के हमें कुछ बर्तन मिल जाते हैं, कुछ सिक्के मिल जाते हैं, कुछ लिखी हुई चीज़ें पुरानी मिल जाती हैं, कुछ किताबें मिल जाती हैं। तो उसके थ्रू हम कैसे एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि पास्ट हमारा कैसा रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें ना रामायण, जो राम जी का टाइम पीरियड था, ठीक है? उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन एज़ सच हमने देखा नहीं है अपनी आँखों से, है ना? क्योंकि हम उतने पुराने हैं नहीं। बट फिर भी उस टाइम के कुछ मंदिर हमें मिलते हैं। राम जी से रिलेटेड बहुत एक इम्पोर्टेंट बुक जो है वाल्मीकि जी की लिखी हुई मिलती है हमें। और हमें महाभारत भी ऐसे देखने को मिलती है। तो ये जो पुराने टाइम पीरियड की होने वाली चीज़ें हैं, इन सब से रिलेटेड हमें उनके उनसे रिलेटेड कुछ प्रूफ मिलते हैं। तो जिन्हें हम ना हिस्ट्री के सोर्सेस कहते हैं। और इसके थ्रू ही हम अपनी पूरी की पूरी कहानी गढ़ते हैं कि किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें रही होंगी, किस तरीके से लोग रहा करते होंगे, किस तरीके से वो टाइम रहा करता होगा, ठीक है? हमें एक्चुअल में चीज़ें नहीं पता है, हमने देखी नहीं है, बट हम उन सोर्सेस के थ्रू पूरी की पूरी हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किन-किन सोर्सेज़ के थ्रू करते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है? हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम इस इतिहास के बारे में, अपने पास्ट के बारे में कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि अभी हमें 10 साल पुरानी बातें तो याद रहती हैं, 10,000 साल पुरानी बातें हमें याद नहीं रह सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स हम उतने पुराने नहीं हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, उतने साल पहले क्या हुआ था, उन चीज़ों के बारे में अगर हमें कोई बता रहा है, अगर कोई हमें बता रहा है कि 10,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, वो आदि मानव की तरह रहते थे, बंदर की तरह दिखते थे, चिंपैंजी की तरह दिखते थे, तो वो कैसे बता पा रहा है? या कोई हमें बता रहा है कि 1000 साल पहले हमारे पास लिखने की स्क्रिप्ट नहीं थी या हम इस तरीके से लिखते थे, तो वो कोई कैसे बता पा रहा है? तो उसके लिए उसको कोई ना कोई प्रूफ तो मिले होंगे, किसी न किसी चीज़ के बेसिस पे वो आज ये चीज़ कह पा रहा है। तो वो चीज़ें वो कैसे कह पाता है, हम या पुराने टाइम की हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, हमें रामायण के बारे में चीज़ें पता है, महाभारत के बारे में चीज़ें पता है, तो हमें कैसे पता है? हम इतने साल पुराने नहीं हैं, तो आखिर कौन है जो हमें बता रहा है? कौन है जो हमें इन चीज़ों के बारे में गाइड कर रहा है? So Earth has a very long history of which we humans occupy only a tiny part. अर्थ की ना बहुत ही पुरानी और बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमें पता है कि अर्थ ना कितने हजार लाखों साल पुरानी है। तो इतनी बड़ी पुरानी हिस्ट्री होने के बाद जो है ह्यूमंस ना बहुत ही छोटे पार्ट में है। यानी कि अर्थ तो बहुत पहले बन गई थी, ठीक है? अर्थ पहले एक आग का गोला हुआ करती थी, आपको पता है ना? फायरबॉल की तरह थी। फिर उसमें आइस एज भी आती है कि जब पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर स्नो थी और कुछ नहीं था। फिर होता है धीरे-धीरे हमारे आइलैंड्स बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, धीरे-धीरे करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो ह्यूमन्स जो है ना, वो बहुत बाद में आए थे। पृथ्वी यानी कि अर्थ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और उसमें ह्यूमन्स जो हैं वो बहुत बाद में आए हैं। मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। और उनमें भी जो ह्यूमन्स आए हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने ना हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करी है, अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ा है। सो जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्टडी अर्थ फिजिकल फीचर। ऐसे लोग जो अर्थ के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो हमें बाहरी तरीके से दिखती है। जैसे कि हम अगर किसी देश में जाएँ तो हमें क्या दिखता है? हमें माउंटेन्स दिखेंगे, हमें ओशंस दिखेंगे, लेक्स दिखेगी, डेज़र्ट दिखेगा, ये सारे जो है उस एरिया के फिज़िकल फीचर्स हैं। सो जियोलॉजिस्ट इन्हीं फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस एरिया में क्या किस तरीके की लेक्स हैं, क्या किस तरीके के से माउंटेन का डेवलपमेंट हुआ है, कौन-सा माउंटेन जो है कब बना है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी कौन करते हैं? इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है हमारी करते हैं, वो जियोलॉजिस्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों की हमारी जो स्टडी करते हैं वो जियोलॉजिस्ट करते हैं। फिर आते हैं हमारे पैलेंटियोलॉजिस्ट। अब ये पैलेंटियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पैलेंटियोलॉजिस्ट वो हैं जो फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स की स्टडी करते हैं। यानी फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स जैसे कि बहुत ही हज़ारों साल पहले जो हमारे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ठीक है? हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स थे। जब वो एक टाइम पीरियड के बाद ना
दब जाते हैं, ज़मीन के नीचे ही धीरे-धीरे और गहराई में दब जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर काम करता है। प्रेशर मतलब उनके ऊपर इतनी सारी सॉइल इकट्ठी हो गई कि प्रेशर उनके ऊपर बहुत सारा लग रहा है। तो जब ये प्रेशर और टेम्परेचर काम करता है ना, तो वो किसमें चेंज हो जाते हैं? फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक? तो फॉसिल्स में चेंज हो जाता है, तो फॉसिल्स के बारे में स्टडी कौन करता है? पैलेंटियोलॉजिस्ट करते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि पहले के टाइम पे लोग किस तरीके के ड्रेसेस पहनते थे, उस टाइम पे लोग जो है किस तरीके का खाना खाते थे, उस टाइम पे लोग जो है किस तरीके से रहते थे। तो इन सब के बारे में जो स्टडी कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैलेंथियोलॉजिस्ट, ठीक? उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट सॉरी, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? हू स्टडी द पास्ट बाय एग्जामिन द रिमेन्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बोन्स एंड रून्स। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? जैसे कि ज़मीन के अंदर ना हमें देखते हैं कभी किसी के पुराने बर्तन निकले हुए मिलते हैं, कुछ पुराने सिक्के निकले हुए मिलते हैं, तो वो सारे के सारे कौन ढूँढता है? वो ढूँढते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ज़मीन में पुराने जो ह्यूमन्स के रिमेनिंग आइटम थे जिन्होंने यूज़ किया था। बहुत पहले जो है आदमी रहते थे, ह्यूमन्स रहते थे, तो कुछ न कुछ चीज़ें वो यूज़ करते थे। मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, अपने घर बनाते थे, कपड़े पहनते थे, कुछ और प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। तो वो सारे प्रोडक्ट ना ज़मीन के नीचे दब गए थे। तो अब जब जो लोग उन्हें ढूँढ के निकालते हैं, उन प्रोडक्ट्स को निकालते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो हमने किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट कौन है? जो फिज़िकल फीचर के बारे में पढ़ रहा है, यानी कि अर्थ पे कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पे ओशंस है, लेक्स हैं, किस तरीके के प्लेटू हैं, डेज़र्ट एरिया, तो उनकी स्टडी कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट। पैलेंटियोलॉजिस्ट किसकी स्टडी कर रहे हैं? फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन्स के। फॉसिल्स क्या होते हैं? मैंने बताया फॉसिल्स वो होते हैं जो ज़मीन के नीचे जो है प्लांट्स और एनिमल्स दब जाते हैं और उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर काम करता है, तो वो फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं। तो पैलेंटियोलॉजिस्ट तो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फिर आते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर की स्टडी करते हैं क्योंकि पुराने टाइम पे भी ह्यूमन्स रह रहे थे, तो कोई ना कोई तरीके के फूड खाते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते होंगे, तो वो उन सारी चीज़ों की स्टडी कौन करते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुराने ज़माने में जो आदमी रहते थे, इंसान रहते थे, उनके जो यूज़्ड आइटम थे, यूज़्ड रिमेनिंग आइटम्स जो अब वो ज़मीन के नीचे से निकालते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन तरह के लोगों से, इन सारे लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि किसी एरिया की हिस्ट्री कैसे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हरियाणा के बारे में किसी को स्टडी करनी है, तो जियोलॉजिस्ट हमें बता दे रहा है कि हरियाणा में किसी भी तरीके का जो है माउंटेन वगैरह का एरिया नहीं है ना? हरियाणा जो है वो प्लेन एरिया के ऊपर लाई करता है। फिर पैलेंटियोलॉजिस्ट हमें क्या बता देगा कि अगर वहाँ पे किसी तरीके के फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं पुराने ज़माने के जैसे कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र में हमारा क्या हुआ था? महाभारत हुई थी। तो महाभारत से रिलेटेड अगर कोई फॉसिल वगैरह मिलता है, तो पैलेंटियोलॉजिस्ट हमें बता देंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें क्या बता देंगे कि उस टाइम पे हरियाणा में किस तरह का कल्चर रहता था, किस तरीके के लोग रहते थे, क्या त्योहार मनाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, तो वो चीज़ हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता देंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हमें हरियाणा में खुदाई करके बता देंगे कि क्या इस टाइम पे कोई बिल्डिंग बनी हुई थी यहाँ पे, कोई मकबरा-सा बना था, कोई टॉम्ब बना था क्या? तो मतलब कोई भी फीचर जो हमें ज़मीन में या उस टाइम पे जो है लोग किस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे कि काले मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, पेंटेड ग्रे वियर या रेड वियर यूज़ करते थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे देगा हमें? आर्कियोलॉजिस्ट दे देगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा? हरियाणा की एक हिस्ट्री पता चल जाएगी इन लोगों के थ्रू, ठीक है? सो हम हिस्ट्री के बारे में कैसे पढ़ते हैं? इन लोगों की हेल्प से पढ़ते हैं, ठीक? इसके बाद आगे देखते हैं अ, इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पे हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? अब हिस्ट्री में जो है टाइम को कैसे मेजर किया जाता है यानी कि टाइम की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। सो द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ वाइज़ली यूज्ड टुडे। इस टाइम पे हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है और इसी को पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे यूज़ किया जा रहा है अलोंग साइड रिलीजियस कैलेंडर और दूसरे कैलेंडर कौन से होते हैं? रिलीजियस कैलेंडर होते हैं। रिलीजियस मतलब जो धर्म से रिलेटेड कैलेंडर होता है, जैसे हिंदू धर्म का अपना अलग कैलेंडर है, मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है, क्रिश्चियन का है, चाइनीज़ कैलेंडर है, तो ये सारे हमारे क्या है रिलीजियस कैलेंडर है। लाइक हिंदू, मुस्लिम, जैविश एंड चाइनीज़ फॉर द फेस्टिवल्स। ये फेस्टिवल्स के लिए मेनली यूज़ होते हैं। इट काउंट ईयर्स
फ्रॉम द सपोज्ड बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इन जो कैलेंडर की स्टार्टिंग है ना, ये हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीसस क्राइस्ट की बर्थ से, ठीक है? ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, वहाँ से कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। अर्लियर मार्क्ड एज़ एनो डोमिनी एंड बीसी, बिफोर क्राइस्ट। नाउ दीज़ टर्म्स आर रिप्लेस्ड बाय सीई कॉमन एरा और बीसीई। और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जितना भी टाइम है पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं। इस बीसी को हम बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर द क्राइस्ट एरा। और एनो डोमिनी को हम जो है सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है? तो यानी कि हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था, तो वहाँ से हमने मार्क किया क्या? यहाँ से हमने 1 मार्क किया कि अब जो है कैलेंडर में फर्स्ट ईयर हुआ है, ठीक? उसके बाद के जितने भी साल है 1, 2, 3, 4, उसको हमने कैसे काउंट किया? 1 एडी, 1 सीई। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है? 2025, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2025 एडी या फिर 2025 सीई। एडी का मतलब है एनो डोमिनी और सीई का मतलब है कॉमन एरा, ठीक है? तो 2025 को हम कैसे मार्क कर सकते हैं? या तो एनो डोमिनी लिख सकते हैं या फिर सीई कॉमन एरा लिख सकते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जितना भी टाइम पीरियड था, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने बोला बीसीई या फिर बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बीसीई का मतलब है बिफोर द कॉमन एरा या बिफोर द क्राइस्ट एरा, ठीक? तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जितना भी टाइम पीरियड था, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है? तो इस तरीके से हम कैलेंडर में जो है टाइम को मेज़र करते थे। तो यहाँ से हमने देख लिया, ये यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल बता रखा है कि 1947 को हम अभी क्या लिख सकते हैं? 1947 एडी लिख सकते हैं या 1947 सीई भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड चीज़ आ सकती है कि टाइमलाइन क्या होती है या आपने कोई टाइमलाइन बनाओ, तो इस तरीके से आप अपनी टाइमलाइन भी बना सकते हो। सो टाइमलाइन क्या है? अ टाइमलाइन इज़ अ चार्ट दैट शोज़ इवेंट्स इन एन ऑर्डर दैट हैपेंड। तो टाइमलाइन क्या है? एक ऐसा चार्ट है जो इवेंट को क्रोनोलॉजिकल वे में दिखाता है कि पहले ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, फिर ये, है ना? तो जो इवेंट को एक ऑर्डर में शो करता है। अ टाइमलाइन इज़ अ चार्ट दैट शो इवेंट इन ऑर्डर दे हैपेंड, उस ऑर्डर में शो करता है जिस तरीके से वो हुए थे। इट मार्क्स इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री एंड स्किप लॉन्ग गैप। तो ये सब हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट को मार्क करता है, यानी कि हिस्ट्री में जो-जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे, उनको टाइमलाइन में शो किया जाता है और जो गैप है उसको हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट शोज़ बुद्धा वाज़ बोर्न बिफोर द जीसस। अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 560 बीसीई दिख रहा है, तो 560, सो यहाँ पे 560 बीसीई का मतलब क्या है? 560 बीसीई का मतलब है कि बुद्धा जो, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ दिख रहा है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध है, उनका बर्थ जो है जीसस क्राइस्ट के पहले हुआ है। और यहाँ पे 2000 सीई में एक गर्ल की इमेज है, इसको मान लेती हूँ कि मैं हूँ। तो 2000 में सीई में एक गर्ल की इमेज है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस लड़की का जो जन्म है, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ है और बुद्धा के बर्थ के बाद हुआ है ना? क्योंकि जितना भी चीज़ें कैलेंडर में जो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है उसको 1 माना गया है, वहाँ से कैलेंडर की स्टार्टिंग की गई है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की हैं, इसलिए हम इसको एनो डोमिनी बोलते हैं। और जो इस साइड में है, यानी कि आपकी जो भी चीज़ें जो हैं लेफ्ट साइड में हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की चीज़ें हैं। लेफ्ट साइड मतलब पहले की चीज़ें हैं, राइट साइड मतलब बाद की चीज़ें हैं। ठीक है? समझ में आया? टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन एक ऐसा चार्ट है जो आपके सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को, हिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में शो करता है। ठीक? फिर इसके बाद आता है आपका सेंचुरी और मिलेनियम में क्या डिफरेंस है। सो सेंचुरी क्या है? पीरियड ऑफ 100 ईयर। 100 साल का टाइम पीरियड होगा ना, जब 100 साल मिल जाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? एक सेंचुरी बन जाएगा। सो अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, यानी कि अभी हमको टोटल कितने साल हो गए हैं? टोटल हमें 2100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सो अभी हम 21st सेंचुरी में, हम अभी क्या बोलते हैं कि हम कौन-सी सेंचुरी में, हम 21st सेंचुरी में हैं। और 100 साल मिला के क्या बनता है हमारा? 100 साल मिला के हमारा 1 सेंचुरी बनता है। ठीक? इसके बाद है मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? मिलेनियम होता है 1000 ईयर। तो जब 1000 साल मिल जाते हैं, तो उनको हम क्या काउंट करते हैं? 1 मिलेनियम काउंट करते हैं। और अभी हम कौन से मिलेनियम में हैं? अभी हम जो है 3rd मिलेनियम में हैं। 3rd मिलेनियम सीई बोलते हैं इसको, और ये काउंट कहाँ से किया जाता है? 2001 से
3000 तक, ठीक? तो अगर आपसे कोई पूछेगा सेंचुरी क्या है? सेंचुरी मीन्स 100 ईयर, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, मिलेनियम मीन्स अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। फिर दूसरा क्या पूछ सकता है कि अभी हम कौन-सी सेंचुरी में हैं? तो अभी हम 21st सेंचुरी में हैं। मिलेनियम में क्या पूछ सकता है अभी हम कौन से मिलेनियम में हैं? तो अभी हम जो है 3rd मिलेनियम में हैं। बस आपको इसमें इतनी ही चीज़ें देखनी है। फिर इसके बाद आता है आपका पंचांग। पंचांग क्या है? सो पंचांग इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर बेस्ड ऑन द पोज़िशन ऑफ सन एंड मून। तो पंचांग एक ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर है, यानी कि पुराने टाइम पे और अभी भी कई जगह पे जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये किसकी पोज़ीशन ऑफ सन और मून की पोज़ीशन के ऊपर बेस्ड होता है और उसी के हिसाब से जो है ना डेट्स वगैरह डिसाइड होती है। और इसमें मेनली किसके बारे में बताया जाता है? फेस्टिवल्स के बारे में, एक्लिप्स के बारे में, सनराइज़ यानी कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है और फेस्टिवल्स त्योहार जो आते हैं हमारे, तो वो सब किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? वो पंचांग के ऊपर बेस्ड होते हैं। कुछ इस तरह का दिखने वाला कैलेंडर होता है पंचांग। सो पंचांग क्या है? एक ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर है। किसके ऊपर बेस्ड होता है? सन और मून की पोज़ीशन के ऊपर बेस्ड होता है। फिर हम देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सोर्सेज़ क्या हैं? सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री अ प्लेसेस पर्सन। पहले हम ये देखते हैं कि सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं क्या-क्या अभी। तो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच वी गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट्स और पीरियड। यानी कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, प्लेस हो सकता है, जगह हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई टेक्स्ट यानी कि कुछ लिखी हुई इन्फॉर्मेशन हो सकती है या कोई एक चीज़, ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिससे हमें पुराने टाइम के बारे में, पास्ट इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कंसीडर करेंगे एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? तो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री किसे कहेंगे? अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट यानी कि प्लेस भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर इसमें कौन-कौन से व्हाट आर द सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं? सबसे पहला है हमारा एक लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी मतलब क्या है? जो चीज़ रिटन है, यानी कि लिखी हुई है। अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट एग्ज़ाम्पल वेदा, पोएम्स, स्टोरीज़। तो यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिससे हमें पुराने टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो लिटरेरी सोर्स क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं जिससे हमें पुराने टाइम की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहेंगे। तो जैसे हमारे वेद हो गए, पुराण हो गई, रामायण है, महाभारत है, जितनी भी पुरानी लिखी हुई चीज़ें वो सब क्या है? हमारा लिटरेरी सोर्स है। ठीक? फिर सेकंड पे आता है हमारा ओरल सोर्सेज़। इन्फॉर्मेशन दैट पासेस वर्बली थ्रू जनरेशन यानी कि अब हमें पता है कि हमारे जो दादा थे, परदादा हैं, नाना-नानी हैं, वो सब हमें ना पुराने टाइम की बहुत सारी स्टोरीज़ सुनाते रहते हैं। तो जब हमें वो इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी फेक स्टोरी होती हैं। कुछ उसमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी होती है, जिनसे हमें पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो वो सारी चीज़ें जो ओरल यानी कि हमें ओरली सुनाई जा रही है, कहीं लिखी हुई नहीं है, ठीक है? हमें कोई ऐसे लिखी हुई चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। ये हमें वो उन्होंने सुनी थी कहीं से और वो हमें बता रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन दैट पासेस वर्बली, वर्बली मतलब जो बोल कर बताई जा रही है, थ्रू जनरेशन टू जनरेशन यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। जैसे स्टोरी हो सकती है, फ़ोक आर्ट हो सकता है, कोई डांस वगैरह हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं ओरल सोर्सेज़ यानी कि कोई गाना बता सकता है आपको जनरेशन से जनरेशन में, कोई कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है, जो बोल के बताई जाए, लिख के नहीं, बोल के। तो वो सारा हमारा क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा ओरल सोर्सेज़। तीसरा हमारा आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़। हमें ना पुरानी बिल्डिंग्स कई जगह पे देखने को मिलती हैं, पुरानी इमारत मिलती है, मस्जिद मिलती है, मंदिर मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है? जो ज़मीन से हमें बाद में खुदाई करके निकाली जाती हैं, ठीक है? सबसे मेन चीज़ इसमें क्या याद रखना कि जो भी मतलब ज़मीन से खुदाई करके निकाली जा रही है, तो वो क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। जैसे कि हो सकता है कि कोई मॉन्यूमेंट, कोई इमारत ही निकल गई हो, बिल्डिंग्स निकल जाती हैं कई बार, कहीं पुराने बहुत पुराने ज़मीन के नीचे धँसे हुए मंदिर दिख जाते हैं, उनके अवशेष यानी कि बचे हुए टुकड़े मंदिर के, कुछ बर्तन वगैरह मिल जाते हैं। तो रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ह्यूमन यानी कि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे इंसानों ने कोई अपना सामान यूज़ किया हो, कपड़े यूज़ किए हों, बर्तन यूज़ किए हों, तो वो चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें किसका पार्ट है? वो पार्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ का।
फिर हमारे आ जाते हैं आर्टिस्टिक सोर्स, 4th नंबर पे क्या है आर्टिस्टिक सोर्स, यानी कि आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं। सो आर्ट से रिलेटेड जब हमें कोई चीज़ मिलती है जैसे कि हमें पेंटिंग्स मिल सकती हैं पुरानी, पुराने टाइम पे ना केव्स में पेंटिंग्स होती थी। केव्स क्या होता है? गुफ़ा होती है, तो गुफ़ाओं में पेंटिंग कर देते थे बहुत सारे पत्थरों के ऊपर पेंटिंग कर देते थे, ड्राइंग बना देते थे। स्कल्पचर्स मतलब होती है मूर्तियाँ, ठीक है? तो मूर्तियाँ जब हमें मिल जाती हैं, केव्स में पेंटिंग्स मिल जाती हैं, बर्तन में हमें पेंटिंग्स वगैरह मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिस्टिक सोर्स कहते हैं। तो हमने टोटल कौन-कौन से सोर्स देखे? लिटरेरी सोर्स था जो कि रिटन होता है, लिखा हुआ होता है। फिर हमने देखा ओरल सोर्सेज़ जो हमारे दादा-दादी, नाना-नानी स्टोरीज़ के थ्रू, बाकी सारी चीज़ों के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं। तो जो हमें सुन के चीज़ें दी जाती हैं, यानी कि ओरली बोलकर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है हिस्ट्री की, वो सब हमारे ओरल सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ में जो पुराने यूज़्ड आइटम ह्यूमन्स के, ओल्ड माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें जो ज़मीन से खोद करके निकाली जाती है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करता है। फिर हमने देखा कि आर्टिस्टिक सोर्स यानी कि पेंटिंग, ड्राइंग स्कल्पचर्स ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, मूर्तियाँ पुरानी मिल जाती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आर्टिस्टिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर हमारा आता है हु कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज़ सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें और कौन-कौन कंट्रीब्यूट करता है यानी कि अपनी भागीदारी कैसे देता है। तो हिस्ट्री में और किन-किन लोगों का रोल होता है हिस्ट्री को क्रिएट करने में, हिस्ट्री को समझाने में। सो हिस्टोरियन देमसेल्व्स यानी कि एक तो हिस्टोरियंस हमें हेल्प करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो उनको हिस्टोरियंस कहते हैं, जो इतिहास के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो खुद तो एक तो इस हिस्टोरियंस हेल्प करते हैं हिस्ट्री के बारे में बताने में। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। मैंने बताया था आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जो पुराने ज़माने में इंसानों के रिमेनिंग आइटम्स थे, यूज्ड रिमेनिंग आइटम्स हैं, उनको ज़मीन से निकालते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। एपिग्राफिस्ट होते हैं। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? हू स्टडी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन यानी कि पुराने टाइम पे ना अलग-अलग लैंग्वेज में मतलब अजीब-अजीब सी लैंग्वेज होती थी ना, उसमें कुछ चीज़ें इस तरीके से लिखी रहती थी। तो उसको जो पत्थरों के ऊपर लिखी रहती थी, बड़े-बड़े पिलर्स के ऊपर लिखी रहती थी, तो उसको जो स्टडी करते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और हमें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं एपिग्राफिस्ट, ठीक है? उनको एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हू स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़े हैं, यानी कि पुराने टाइम पे जो लोग रहते थे, वो किस तरीके का कल्चर था उनका, किस तरीके के त्योहार मनाते थे, कैसे डांस करते थे, किस तरीके का खाना खाते थे, है ना? तो जो उनके बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर एक्सपर्ट इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं, लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि उस टाइम पीरियड में जो कविताएँ लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं, भाषाएँ जो लैंग्वेजेस लैंग्वेज का यूज़ किया है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, तो ये सारे लोग मिलके ना हमें हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अभी रिसेंट टाइम्स में क्या होने लगे है, साइंस हैज़ एडेड न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू क्लाइमेट स्टडीज़, केमिकल टेस्ट, जेनेटिक्स। सो इस टाइम पे इनके अलावा जो है साइंटिस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं हिस्ट्री के बारे में बताने में। जैसे कि आपको पता होगा कार्बन डेटिंग के बारे में। कार्बन डेटिंग क्या होता है? जैसे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, 1000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी है, हमें कैसे पता चलता है? तो कार्बन डेटिंग टेक्नीक ना एक टेस्ट होता है, साइंटिफिक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन-सी चीज़ ना कितनी पुरानी है। तो इसका दूसरा तरीका होता है वो हम कभी बाद में देखेंगे। तो कार्बन डेटिंग अब ये किसकी इनोवेशन है? ये तो साइंस की इनोवेशन है, साइंटिस्ट करते हैं इसको। तो इस तरीके से साइंस ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हिस्ट्री को बताने में, ठीक है? द न्यू बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की बिगिनिंग कहाँ से होती है? ह्यूमन हिस्ट्री की बिगिनिंग कहाँ से होती है? इस पे देखते हैं हम। अर्ली ह्यूमन्स फेस्ड मेनी चैलेंजेस जो हमारे पुराने आदि मानव ह्यूमन थे ना, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। क्योंकि उन्होंने चैलेंजेस कैसे फेस किए थे? क्योंकि वो नई नई धरती पर आए थे,
ठीक है? उनको हमारी तरह नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कोई स्टडी नहीं कर रखी थी, पढ़ाई के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था कि ये स्टार्स क्यों होते हैं, ये आसमान में क्या चीज़ें चमकती हैं या इतनी तेज़ हवा जाने से क्यों चलने लगती है, बिजली क्यों चमकती है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या समझते हैं कि ये कोई जादुई शक्ति है ना? तो इन सब चीज़ों से ना वो लोग बहुत डरते थे। तो इस वज़ह से वो क्या था कि वो ग्रुप में रहते थे हमेशा। दे ऑलवेज़ लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर, ताकि उनको एक-दूसरे से मतलब एक-दूसरे की वो हेल्प ले सकेंगे और उनको डर भी नहीं लगेगा। इस वज़ह से वो हमेशा ना ग्रुप में रहते थे। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर्स एंड फूड्स एंड वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। तो ये जो पुराने ह्यूमन्स थे ना, ये मोस्टली हंटर्स होते थे और गैदरर्स होते थे। हंटर मतलब जो शिकार करते हैं, गैदरर्स मतलब जो फल, फूल, सब्जियाँ जो है इकट्ठा करते हैं अपने खाने-पीने के लिए, उनको गैदरर्स कहते हैं। तो मेनली ये लोग क्या करते थे, इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता था, इनको कोई जॉब वगैरह नहीं करनी होती थी, है ना? ना ही इनको 12th पास करनी होती थी, ना ही इनको ग्रेजुएशन करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होता था। इनका बस प्राइमरी एम क्या था कि इनको भूख लगती थी, तो इनको पेट भरना होता था और इनको ना रात गुज़ारने के लिए कहीं एक शेल्टर ढूँढना होता था। तो बस इनका ना लाइफ़ का एम यही था, क्योंकि इनको किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो दीज़ ग्रुप लिव्ड इन टेम्परेरी कैंप। अब इनको जब इस तरीके की जीवन जीना है, इनको रोज़ कहीं शिकार करके खाना है, तो ये क्या करेंगे? ये परमानेंट घर थोड़ी बनाएँगे अपना। तो ये बनाते थे अपने टेम्परेरी कैंप्स। तो कैंप टाइप के बनाते थे, यानी कि घास-फूस के घर बना लेते थे, ये छोटी-सी झोपड़ी-सी बना लेते थे या कभी किसी पहाड़ों में पेड़ के नीचे रह लेते थे, पत्थरों के नीचे रह लेते थे, गुफाओं में रह लेते थे। और कैसे कम्युनिकेट करते थे? उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते थे जिसके बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस तरीके से ये अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल कर ना बातें करते थे एक-दूसरे से। They used fire and started making objects that made their lives easier। बाद में क्या हुआ, जब धीरे-धीरे ये डेवलप होने लग गए, तो इन्होंने एक दिन ना आग की खोज कर दी थी, फायर की खोज कर दी थी। जब आग की खोज हो गई तो इनके लिए खाना पकाना बहुत आसान हो गया। अब जब खाना पकाना आसान हो गया तो खाना टेस्टी भी लगने लग गया। तो इनकी लाइफ जो है ना थोड़ी-सी आसान हो गई थी। लाइफ लाइक इम्प्रूव्ड स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स। अब जब ये थोड़े और समझदार हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्थरों से औज़ार बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने कुल्हाड़ी बनाई थी, इन्होंने ब्लेड्स बनाए थे, इन्होंने भाला बनाया, तीर बनाए, तीर कमान बनाए, तो बहुत सारी तरह की अपनी हेल्पफुल चीज़ें इन्होंने बनाई और उम, हुँ, तो इन्होंने इस तरीके की ये सारी चीज़ें इस टाइम पे बनाई इन्होंने और एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग। तो इनके बारे में हमें चीज़ें कहाँ पे दिखती हैं, इन्होंने रॉक पेंटिंग बनाई थी, यानी कि पत्थरों के ऊपर जो ये ड्राइंग करते थे ना, उसको रॉक पेंटिंग कहते हैं। तो इसमें कई बार ये अपने आप को इस तरीके से पेंटिंग बना देते थे। ये आपने देखा होगा कभी कि कोई शिकार कर रहा है और ये 1-2 जानवर ऐसे बना देते थे। इस तरीके की पेंटिंग ये ना पत्थरों के ऊपर बनाते थे। तो इससे हमें पता चल जाता था कि शायद ये उस टाइम पे शिकार करते थे, शायद ये इस तरीके से खाना बनाते थे। तो इनकी पेंटिंग से ना हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि हंटर गैदरर्स की जो पुराने एंशिएंट ह्यूमन्स थे ना, उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी। उनको हमेशा हर नेचुरल चीज़ से डर लगता था। इस वज़ह से वो ग्रुप में रहते थे, एक-दूसरे की हेल्प करने के लिए। फूड और शेल्टर के लिए हमेशा एक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन्होंने परमानेंट घर नहीं बनाए थे, टेम्परेरी कैंप्स बनाते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे। और इन्होंने फायर की खोज करी, फिर इन्होंने अपने लिए ऑब्जेक्ट्स बनाए जिन्होंने जिसकी वज़ह से इनकी लाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा ईज़ियर हो गई थी, हेल्पफुल हो गई थी। सो बस इसमें इस वाले पार्ट में इतना ही था। इसके बाद है द फर्स्ट क्रॉप्स। सो ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गॉन थ्रू मेनी चेंजेस। मैंने बताया था ना कि सबसे पहले अर्थ जो है एक आग का गोला थी। उसके बाद ऐसे ही टाइम भी आता है कि जब अर्थ के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ़ चारों तरफ बर्फ थी। तो यही कह रहे हैं कि अर्थ जो है, अर्थ का क्लाइमेट जो है बहुत ही तरह-तरह का चेंज हुआ है। कई सालों में जो है अर्थ का क्लाइमेट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। एट सर्टेन टाइम्स इट वाज़ वेरी कोल्ड। एक टाइम आया था जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा था एंड मच ऑफ द अर्थ वाज़ कवर्ड विथ आइस। और अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है ना बर्फ से ढका हुआ था। और इस एज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आइस एज। जब ऐसा टाइम पीरियड आया था तो इसको हम बोलते हैं आइस एज। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, जब क्लाइमेट फिर धीरे-धीरे गर्म हुआ तो क्या हुआ? बर्फ पिघलने लग जाएगी। द आइस पार्शियली मेल्टेड, तो बर्फ पिघलने लग गई एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एक्जिस्टिंग रिवर्स एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इंटो द ओशन। तो ये जो सारी की सारी बर्फ थी तो पिघली, तो इससे पानी जो था वो ओशंस में चला गया। द आइस एज लास्टेड फ्रॉम 1 लाख इयर्स अगो टू अराउंड 12,000 इयर्स अगो, यानी कि 1 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था ना,
वो हमारा आइस एज था, पूरा बर्फ थी उस टाइम पे। आफ्टरवर्ड लिविंग कंडीशन इम्प्रूव्ड, इसके बाद जो है कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पिघल गई है, ओशंस में पानी आ गया है, क्लाइमेट जो है थोड़ा-सा वार्म हो गया है, तो उसके बाद जो है हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर शुरू हुई। ऐसी मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बन गया जिसमें एग्रीकल्चर हो सकती थी। सो कंडीशन इम्प्रूव हुई। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टीवेटिंग cereals एंड ग्रेन्स, तो अनाज उगाना जो है लोगों ने शुरू कर दिया, ह्यूमन्स ने। एंड दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज़ द कैटल, गोट्स, तो भेड़-बकरियाँ हो गई, गाय, इन सबको इन्होंने पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। फिर इससे क्या हुआ, फूड अवेलेबल बहुत ज़्यादा होने लग गया, यानी कि एक तो खेती से भी फूड आ रहा था, दूसरा गाय वगैरह से भी आ जा रहा था। दीज़ कम्युनिटीज़ ग्रो इन साइज़ एंड नंबर, फिर जब फूड ज़्यादा हो गया, तो धीरे-धीरे कम्युनिटी का साइज़ भी बड़ा होने लग गया, पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी एंड ऑफ़न सेटल डाउन नियर द रिवर। अब ये जितनी भी लोग थे ना पहली बात, तो इनकी सेटलमेंट कहाँ हुई थी? नियर द रिवर हुई थी, नदी के पास ज़्यादातर रहते थे। तो नदी के पास क्यों रहते थे? नदी के पास मिलती थी इनको फर्टाइल लैंड, है ना? तो फर्टाइल लैंड है तो क्या होगा? गुड एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद क्या होगा? वाटर की अवेलेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग, तो इनको पीने के लिए पानी मिल रहा है, इनको खेती करने के लिए पानी मिल रहा है और इनको फर्टाइल लैंड भी मिल रही है। तो इस वजह से क्या करते थे, ये सारे के सारे जो है नदियों के पास रहते थे। इतना समझ में आया? इसके बाद ये हमारी लास्ट स्लाइड है। एज़ कम्युनिटीज़ ग्रो, सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, तो जैसे-जैसे कम्युनिटी का साइज़ बढ़ता गया, यानी कि जैसे-जैसे लोग ज़्यादा होने लग गए, तो उनमें ना सोशल कॉम्प्लेक्सिटी आने लग गई, यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर था थोड़ा-सा डिफरेंट होने लग गया। अब लोग इस तरीके से नहीं रहते थे कि एक ग्रुप बना लिया तो उस तरीके से रह रहे हैं। अब लोगों ने ना सोशल स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि अब उन लोगों ने अपने लिए लीडर चूज़ करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं था कि कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे देता था पहले की तरह। अब वो अपना एक लीडर चूज़ करते थे। लीडर को क्या बोलते थे हम? चीफमैन बोलते थे और ये रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो ये सबकी देखभाल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था कि सबका देखभाल अच्छे से हो, सब खुश रहें एंड एवरीवन कलेक्टिवली वर्क्ड टुवर्ड्स द कम्युनिटीज़ वेलफेयर, और सभी मिल-जुल कर किसके लिए काम करते थे कि उनका पूरा जो समुदाय है उसका भला हो सके। ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वाज़ नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, उस टाइम पे क्या था? प्रॉपर्टी नहीं थी। यानी कि किसी एक पर्सन की जो है प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी ज़मीन थी। पूरी कम्युनिटी की होती थी, जो होता था वो सबका होता था और सब मिलकर काम करते थे। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, उसका कॉन्सेप्ट इस समय आपको नहीं दिखेगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इस समय पे नहीं था। द लैंड वर कलेक्टिवली सोन्ड एंड हार्वेस्टेड, यानी कि लैंड पर एक साथ जो है फसल लगाई जाती थी और उसको एक साथ ही काटा जाता था। As time went by, hamlets grew into the seizable villages and that exchange goods. धीरे-धीरे जो कम्युनिटी है थोड़ी-सी और बड़ी हुई और एक गाँव बनने लग गए। मोस्टली फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स, और ये लोग आपस में क्या करते थे, ये एक गाँव से दूसरे गाँव क्या है, आपस में कपड़े, खाना, इन सब चीज़ों को आदान-प्रदान करते थे, एक्सचेंज करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनके पास कॉइन्स नहीं थे, उस टाइम पे मनी नहीं आया था कि हम कह सकें कि ये बेचते थे। तो वो क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। मान लो मेरे पास फूड है, मुझे ड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक्सचेंज कर लूँगी। स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वर एस्टेब्लिश्ड, धीरे-धीरे क्या हुआ, सड़कें बनने लग गई, कम्युनिकेशन का नेटवर्क, चिट्ठियाँ जाने लग गई, तो क्या है लोगों के आपस में जो कनेक्शन बढ़ने लग गया। सो वर एस्टेब्लिश्ड अमंग दोज़ विलेजेस एंड सम ऑफ देम ग्रो इंटो द स्मॉल टाउन्स, तो ये जो धीरे-धीरे विलेजेस थे ना, अब ये क्या बनने लग गए थे, छोटे-छोटे से शहर बनने लग गए थे, जिनको हमने क्या कहा, टाउन्स कहा। ठीक है? तो ये स्मॉल टाउन्स में डेवलप होने लग गए थे। न्यू टेक्नोलॉजीज़ अपीयर्ड, नई-नई टेक्नोलॉजी आने लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉटरी, यानी कि बर्तन बनाने की टेक्निक। जो चक्की होती है, चक्की को घुमाते रहते हैं और इस तरीके से जो कुम्हार है वो बर्तन बना देता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है इसी टाइम पर आई थी। फिर इन्होंने क्ले से ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चिकनी मिट्टी सी होती थी उससे ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिए, सामान बनाना, बर्तन बनाना शुरू कर दिया। मेटल को यूज़ करना शुरू कर दिया। पहली बार जो है कॉपर फर्स्ट एंड आयरन लेटर, यानी कि पहली बार जो किसी मेटल का यूज़ हुआ था वो कौन-सा था? तो वो था कॉपर, और आयरन क क्या था? वो सेकंड यूज़्ड मेटल था। यानी कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला मेटल जिसको यूज़ किया गया था वो क्या था? तो वो कॉपर था, और सेकंड मेटल क्या था? तो वो था आयरन, व्हिच हेल्प्ड मेक ड्यूरेबल टूल्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ एंड ऑर्नामेंट्स। तो ये सारे कॉपर और आयरन वगैरह से उन्होंने क्या बनाए? अपने औज़ार बनाए, बर्तन बनाए, अपनी ज्वेलरी वगैरह बनाई, तो ये सारा काम जो है इन्होंने किया था। सो
यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2x पे करके दोबारा से भी देख सकते हो ताकि पूरी की पूरी वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है? और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि किस तरीके से टाइमलाइन्स और हिस्ट्री के सोर्सेज़ के थ्रू किस तरीके से हमें हेल्प मिलती है और हमने हिस्ट्री को कैसे क्रिएट किया है। यानी कि हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ये सारे के सारे लोग हमें हेल्प करते हैं और हिस्ट्री को बनाने में, हिस्ट्री को समझने में, ठीक है? तो ये पूरा चैप्टर था, अगर नहीं समझ में आती है कोई चीज़ तो आप रिपीट करके देख सकते हो, अगर फिर भी नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच अगर वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।